क्लास 10 साइंस का चैप्टर 3 है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इस वीडियो में जो है हम लोग कवर करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को। इसके जो है हम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दो वीडियो बनाएंगे। तो पार्ट 1 में हाफ कवर होगा और पार्ट 2 में हाफ होगा। तो आप जो है डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए आप जो है मेरे वीडियो को देखते रहिए, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आ सके। एलिमेंट टोटल 118 है, उसे क्लासीफाई किया गया 3 कैटेगरी में। फर्स्ट को हमने मेटल बोला है, सेकंड को नॉन मेटल और थर्ड को क्या बोला गया है, मेटलॉइड। तो हमें ये देखना है कि मेटल कौन से हैं, नॉन मेटल कौन से हैं, उनकी प्रॉपर्टी की स्टडी करना है। तो मेटल के लिए आप जानते होंगे कि सोडियम होता है, पोटेशियम है, जिंक है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, बहुत सारे मेटल हैं। नॉन मेटल में कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये सब क्या है, नॉन मेटल है। मेटलॉइड का मतलब होता है जिसमें मेटल की भी प्रॉपर्टी हो, नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी हो, मतलब बोथ दोज एलिमेंट बीच है बोथ प्रॉपर्टी, मेटल एंड नॉन मेटल इज नोन एज क्या, मेटलॉइड। तो एग्जांपल हमने राइट कर दिया बोरान एंड जर्मेनियम। तो अब स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। अब पहले हम मेटल से स्टार्ट करेंगे। मेटल्स की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है एक्टिविटी 3.1 में, वो फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है आपकी, लस्टर है। तो आप नोट डाउन करते जाएंगे हमारे साथ, लस्टर। तो देखिए पहले लस्टर किसको बोलेंगे। मेटल की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बुक में गिवन है 3.1 एक्टिविटी में, लस्टर। लस्टर का मतलब है साइनी सरफेस। कैसी सरफेस होनी चाहिए, साइनी होनी चाहिए। आप देखे होंगे मम्मी, आपकी सिस्टर या आपका रिलेटिव कोई भी ऑर्नामेंट की दुकान से जो है शॉप से क्या खरीदता है, सोना चांदी, मतलब आपको देखे होंगे गोल्ड है, आपका सिल्वर है, बिल्कुल साइन करता है। या कापर भी आप लेंगे या आयरन भी आप लेंगे तो आप देखेंगे कि उसकी सरफेस जो है कैसी होती है, साइनी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आप क्या बताएंगे, यदि कोई चीज हमें साइनी सरफेस दिख रहा है उसे हम मेटल बोलेंगे, ठीक है। तो साइनी सरफेस होगा वो क्या है, उस प्रॉपर्टी का नेम है लस्टर। क्या है उस प्रॉपर्टी का नेम, लस्टर है। तो लस्टर का मतलब है कि दोज एलिमेंट विच हैव अ साइनी सरफेस इज नोन एज क्या, आपका लस्टर। और लस्टर कौन बोलेगा, किसको बोलेंगे हम लोग लस्टर, मेटल्स को। तो मतलब लस्टर का मतलब है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो साइनी सरफेस को शो करे उसे हम क्या बोलेंगे, लस्टर। तो देखिए एग्जांपल में जैसे आप राइट कर सकते हैं, आपका सिल्वर है, गोल्ड है, एल्युमिनियम है, कापर है, ये सब आपके कैसे हैं, साइनी सरफेस वाले हैं। तो साइनी सरफेस है तो आपका क्या होगा, लस्टर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपकी, मेटालिक लस्टर। इसका मतलब है कि ये जो मेटल होगा ये प्योर स्टेट में है। यदि मान लीजिए मेटल पे रस्ट लगा है या थोड़ा सा गंदा है तो आप क्या करेंगे, सैंड पेपर से उसे रब कर देंगे। तो रब करने के बाद भी आपको जो है कैसी सरफेस दिखेगी, साइनी सरफेस। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, मेटालिक लस्टर। कैसा है ये, मेटालिक लस्टर है, मतलब साइनी सरफेस को शो करता है। एक्टिविटी 3.2 में गिवन है हार्डनेस। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, हार्डनेस। तो हार्डनेस का मतलब क्या है, इफ एबल टू प्रेस, यदि हम किसी चीज को प्रेस करते हैं तो यदि वो प्रेस हो जाती है तो वो सॉफ्ट है, और यदि प्रेस नहीं होती है उसे हम क्या बोलेंगे, हार्ड। तो देखिए यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है, आयरन है, कापर है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है। इसे हम क्या करेंगे, ट्राई टू कट विथ अ शार्प नाइफ, मतलब एक तेज चाकू से, नाइफ से हमें उसे कट करना है। तो यदि हम उसे कट करते हैं तो देखेंगे कि वो कट इजी वे में नहीं होता है। तो मतलब क्या है, उसका जो सरफेस है कैसा है, हार्ड है। तो आप बताएंगे विच कैन नॉट बी एबल टू प्रेस, मतलब जिसे इजीली प्रेस नहीं किया जा सकता उसे हम क्या बोलेंगे, हार्डनेस। तो देखिए यहाँ पे राइट है, मेटल्स आर जनरली क्या है, हार्ड। मेटल्स कैसे होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं। और हार्डनेस जो है वेरीज करता है मेटल टू मेटल, मतलब कुछ मेटल कम होंगे हार्ड और कुछ क्या होंगे, ज्यादा। यहीं पे एक्सेप्शन है, आप ये देखेंगे कि आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आप इसे यदि कट करेंगे तो इजी वे में ये कट हो जाएगा। यदि आप लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम को कट करेंगे तो ये क्या होगा, इजी वे में कट हो जाएगा। तो रीजन आप बताएंगे इसका क्या है कि लो डेंसिटी है, लो डेंसिटीज एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, लो है, एंड डेंसिटी भी इसकी क्या है, लो है। इस वजह से जो लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम जो है इजिली जो है शार्प नाइफ से कट हो जाते हैं
तो आपको लर्न रखना है कि जनरली जो है मेटल हार्ड होते हैं, लेकिन उसमें एक्सेप्शन का केस है आपका लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम जो है वो क्या होते हैं, लो डेंसिटी के होते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, तो वो क्या होते हैं, इजिली शार्प नाइफ से कट हो जाते हैं। एक्टिविटी 3.3, तो थर्ड प्रॉपर्टी गिवन है मैलिबिलिटी। मैलिबिलिटी का मीन्स होता है कि हम एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर। फिर हम इस पे क्या करेंगे, एक हार्ड सबस्टेंस से या हार्ड हैमर से आप इस पे बीट करेंगे, मतलब आप इसे हार्ड सबस्टेंस से बीट करेंगे और बीट करके जो है इसकी साइज को आप चेंज कर देंगे। साइज को क्या करेंगे, आप चेंज कर देंगे। जैसे आपने देखा होगा कि बॉक्स बना मिलता है, आपको टीन का बॉक्स मिलता है, टिन सीट मिलता है, और भी बहुत सारे जो है आपको जो है इंस्ट्रूमेंट दिखेंगे। तो मैलिबिलिटी का मतलब होता है कि यदि हम मेटल को हार्ड सबस्टेंस से उस पे स्ट्राइक करते हैं, बीट करते हैं, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, थिन में। मतलब अपनी अकॉर्डिंग टू अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम उसे अपने साइज में, शेप में चेंज कर सकते हैं। उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैलिबिलिटी। तो मोस्ट मैलिएबल कौन से एलिमेंट है, तो आपको लर्न रखना है आपका गोल्ड एंड क्या है, सिल्वर है। मोस्ट मैलिएबल है, मोस्ट मैलिएबल का मतलब है सबसे ज्यादा जो है से इसका जो है हम साइज और शेप को चेंज कर सकते हैं। तो मैलिबिलिटी का क्या मतलब है, मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज नोन एज ए मैलिबिलिटी। मोस्ट मैलिएबल एलिमेंट्स आपके कौन से हैं, तो गोल्ड है एंड क्या है, सिल्वर है। मैलिबिलिटी का क्या मतलब आपने समझा कि मेटल हमने ले लिया, एग्जाम्पल पे आप आयरन ले लीजिए, लेड ले लीजिए, जिंक ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए। अब आप इस किसी हार्ड सबस्टेंस से इस पे स्ट्राइक करिए। स्ट्राइक करने का मतलब है आप उसको मारिए, आप मारेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मेल्ट होगा, मतलब वो अपनी साइज को चेंज कर देगा। अब जब साइज को चेंज करेगा, सॉफ्ट हो जाएगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग टू नीड उसकी साइज को चेंज कर सकते हैं। उसे हम ही क्या बोलते हैं, मैलिबिलिटी। वो प्रॉपर्टी क्या है, मैलिबिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी गिवन है डक्टिलिटी। तो इसका मीन्स ये है कि द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। मतलब मेटल की जो एबिलिटी है उसे हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन वायर्स में। उसे हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी, या उस मेटल को हम क्या बोलेंगे, डक्टाइल। तो डक्टिलिटी का क्या मतलब है कि मेटल को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन वायर्स में। तो आप अपने घर में देखे होंगे कॉपर का वायर आपके घर में लगा होगा, तो मेटल जो है किस में कन्वर्ट हो सकता है, थिन वायर में, ड्रॉन इनटू क्या, थिन वायर्स। तो उसे हम बोलते हैं डक्टिलिटी। तो आपको आश्चर्य होगा जान के कि 1 ग्राम गोल्ड जो है उससे जो है हम बना सकते हैं 2 किलोमीटर लेंथ का वायर। कितने किलोमीटर का, 2 किलोमीटर, 1 ग्राम से। तो आप सोचिए, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि 1 ग्राम गोल्ड जो है कैन बी ड्रॉन इनटू 2 किलोमीटर लेंथ, मतलब 2 किलोमीटर लेंथ का जो है उससे वायर बना सकते हैं। तो मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट यदि आता है तो आप बताएंगे उसके लिए आपका क्या है, गोल्ड है। तो डक्टिलिटी का क्या मतलब होगा कि द एबिलिटी ऑफ मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू द थिन वायर्स इज नोन एज क्या, डक्टिलिटी। और जो एलिमेंट या जो मेटल्स आपका हो रहा है वो कैसा है, डक्टाइल है। तो मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट आपका क्या होगा, गोल्ड होगा। कि जो है गोल्ड, जो 1 ग्राम गोल्ड से हम कितने किलोमीटर बना सकते हैं, 2 किलोमीटर लेंथ जो है हम उससे ड्रॉन कर सकते हैं। तो गोल्ड इज अ मोस्ट डक्टाइल मेटल्स। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो मेटल जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो यदि कोई रीजन पूछता है कि व्हाई डू मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो आप बताएंगे ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट। उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई है, इसलिए क्या है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो मेटल कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। फिर देखिए यहाँ पे राइट है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो हीट के लिए जो बेस्ट कंडक्टर है तो आप बताएंगे कौन से मेटल है आपके, सिल्वर एंड क्या, कॉपर है। और फिर यदि पूछता है कि पुअर कंडक्टर है तो आप बताएंगे लेड और क्या है आपका, मरकरी है। कब, किसके कंपेयर में, सिल्वर एंड कॉपर के कंपेयर में पुअर कंडक्टर ऑफ हीट क्या है आपके, लेड एंड मरकरी। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। रीजन आप बताएंगे ड्यू टू हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। फिर यदि पूछता है कोई कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट क्या है तो आप बताएंगे क्या है आपका, सिल्वर एंड कॉपर। और पुअर पूछेगा तो आप बताएंगे लेड एंड मरकरी। जो है पुअर जो है कंडक्टर ऑफ हीट है किसके कंपेयर में, सिल्वर एंड कॉपर के। वायर को आप देखे होंगे कि वायर जो है प्लास्टिक से कोटेड होता है, उस कोट का नाम है पीवीसी। वायर के ऊपर एक कवर लगा होता है प्लास्टिक का, उसका नेम है पीवीसी। पीवीसी का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये एक हार्ड प्लास्टिक है
तो ये जब वायर उसमें होता है कॉपर का जैसे है, उसके ऊपर प्लास्टिक जो लगी है, तो प्लास्टिक जो है किस सबस्टेंस की बनी हुई है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो जो है वो इजीली जो है मेल्ट नहीं होती है, हार्ड होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड। आप ये भी देखे होंगे एडवर्टाइजमेंट में कि पीवीसी पाइप सुने हैं या पीवीसी वायर, तो पीवीसी वायर जो है वो क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है। उस वायर को कवर करने के लिए जो प्लास्टिक यूज होती है उसका नेम क्या है, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट देखिए टॉपिक क्या गिवन है, सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है यदि हम मेटल को एक हार्ड सबस्टेंस से उस पे स्ट्राइक करें या मेटल से ही स्ट्राइक करें तो साउंड प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस। आप जो है मंदिर गए होंगे, टेम्पल, तो मंदिर में आप देखते होंगे घंटी ऐसे बजाते हैं, तो देखते हैं कि मेटल जो है आपस में स्ट्राइक करता है तो क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो साउंड प्रोड्यूस की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सोनोरस। या अभी भी स्कूल में आप देखते होंगे जब बेल जो है बजाई जाती है तो बेल का जो रिंग होता है, यदि इलेक्ट्रिसिटी वाली बेल नहीं है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। जो उसमें मेटल्स होता है, यदि स्ट्राइक करते हैं हार्ड सबस्टेंस से मेटल के सरफेस पे तो क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस। उसे ही हम क्या बोलते हैं, सोनोरस। मेटल्स, तो नॉन मेटल के एग्जाम्पल आप क्या बताएंगे, कार्बन है आपका, नाइट्रोजन है, आयोडीन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये सब क्या है, नॉन मेटल है। अब नॉन मेटल जो है या तो सॉलिड होंगे या तो कैसे होते हैं, गैसियस होते हैं। नॉन मेटल का जो फिजिकल स्टेट है क्या है, या तो सॉलिड होंगे या तो गैसियस है। एक्सेप्शन में आप बताएंगे कि यहाँ पे ब्रोमीन जो राइट है ये आपका क्या है, लिक्विड है। ये नॉन मेटल है लेकिन ये क्या है, लिक्विड है। फिर देखिए नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज, तो जो आपने मेटल्स में पढ़ा है कि हार्ड होते हैं, लस्टर होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो बेटा ये नॉन मेटल नहीं होते हैं। तो नॉन मेटल ये प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। कुछ एक्सेप्शन के केस हैं, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो देखिए नॉन मेटल के पास हार्डनेस नहीं होगा, लस्टर नहीं होगा, सोनोरस नहीं होगा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा, मैलिएबल भी नहीं होगा, डक्टाइल भी नहीं होगा। तो आपको लर्न रखना है कि जो मेटल की प्रॉपर्टी और नॉन मेटल के पास नहीं होगी। कुछ एक्सेप्शन आपको मिलेंगे जो अभी फर्दर मैं आपको बताऊंगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के। तो देखिए फर्स्ट क्या गिवन है आपका कि जितने भी मेटल्स हैं वो सब कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन का केस क्या है कि मरकरी जो है रूम टेम्परेचर पे आपका क्या होगा, लिक्विड होगा। रीजन आप क्या बताएंगे, क्या है ये कि जो है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। अब मेल्टिंग पॉइंट जो है मेटल्स का कैसा होता है, हाई होता है। लेकिन कुछ एग्जाम्पल है या कुछ आप ऐसा समझिए एक्सेप्शन है आपका, गैलियम और सीजियम जो है उनका मेल्टिंग पॉइंट लो है। अब जब लो है तो आप अपने यदि पाम पे रखेंगे तो वो कैसे हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। तो आपको लर्न क्या रखना है, आपको लर्न ये रखना है कि मेटल्स जो हैं सॉलिड होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन आपका क्या दिखेगा यहाँ पे, मरकरी जो लिक्विड होगा एज ए इस पे आपका एट है रूम टेम्परेचर पे। फिर सीजियम एंड गैलियम जो है उनका मेल्टिंग पॉइंट लो है, इस वजह से यदि आप उसको पाम पे रखेंगे तो कैसे हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। फिर सेकंड में आते हैं, तो देखिए यहाँ पे सेकंड ये राइट है, आपने ये पढ़ा कि जो मेटल की प्रॉपर्टी हो नॉन मेटल की नहीं होगी। तो आयोडीन एक नॉन मेटल है लेकिन वो लस्टर है। कैसा है, लस्टर है, मतलब उसकी सरफेस कैसी है, लस्टर है, मतलब साइन करता है। तो आपको ये भी लर्न रखना है कि आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट इज अ लस्टरस। थर्ड है कार्बन, नॉन मेटल है। कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। तो देखिए यहीं पे एक वर्ड है एलोट्रॉफ। एलोट्रॉफ का मतलब होता है कि जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो, डिफरेंट हो, केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो। जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो, डिफरेंट हो, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, उसे हम क्या बोलते हैं, एलोट्रॉफ्स। तो ये 4th चैप्टर में हम जो है फर्दर डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो एलोट्रॉफ्स ऑफ कार्बन जो है 3 है। आपका क्या है, फर्स्ट डायमंड है, सेकंड क्या है, ग्रेफाइट है, थर्ड क्या है आपका, फुलेरिन है। तो डायमंड एंड ग्रेफाइट जो है इसमें हमको स्टडी अभी करना है थोड़ा सा। तो आप क्या देखेंगे, कार्बन जो है नॉन मेटल है, इसके एलोट्रॉफ्स हैं। एलोट्रॉफ्स का मतलब क्या हो गया कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सिमिलर होगी, उसे हम क्या बोलते हैं, एलोट्रॉफ्स। तो एलोट्रॉपी बोलेंगे और जो वो है वो क्या बोलेंगे, एलोट्रॉफ्स बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे डायमंड ग्रेफाइट है, क्या है, डायमंड ग्रेफाइट और फुलेरिन है। तो यहाँ डायमंड जो है आपका हार्डेस्ट है, जबकि मेटल को होना चाहिए, इसको हार्ड नहीं होना चाहिए। ग्रेफाइट कैसा है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जबकि ग्रेफाइट जो है एक नॉन मेटल हो गया ना। तो आप ये पढ़े हैं मेटल में कि जो है मेटल होते हैं गुड कंडक्टर, लेकिन यहाँ पे ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। रीजन है कि ग्रेफाइट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से क्या है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो लर्न क्या रखना है, कंक्लूजन ये है
कि कार्बन एक नॉन मेटल है। वो उसके एलोट्रॉप्स हैं कौन से? डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलेरी। डायमंड क्या है? हार्ड है, मतलब हार्डेस्ट है। और ग्रेफाइट क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसलिए है ग्रेफाइट क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर देखिए लास्ट में एल्काली मेटल्स, तो जैसे यहाँ पे गिवन है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये मेटल्स है, आपने पढ़ा था मेटल हार्ड होते हैं, लेकिन ये कैसे हैं कि शार्प नाइफ से जो है कट हो जाएंगे, मतलब ये सॉफ्ट है। तो सॉफ्ट क्यों है? क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड डेंसिटी क्या है? लो है, इसलिए लिथियम, पोटेशियम और सोडियम जो है शार्प नाइफ से कट हो जाएंगे और इनका नेचर कैसा है? सॉफ्ट है। एक्टिविटी गिवन है 3.8 जो इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो देखिए उसको डिस्कस करेंगे। एक्टिविटी 3.8 में आपको करना क्या है? आपको एक मेटल लेना है और एक नॉन मेटल। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पे हम ले रहे हैं मैग्नीशियम रिबन। क्या ले रहे हैं? मैग्नीशियम रिबन। और हम यहां पे ले रहे हैं सल्फर पाउडर। तो आप ये बताइए मेटल कौन सा है, नॉन मेटल कौन सा है? मेटल कौन सा है आपका? मैग्नीशियम ना, और सल्फर क्या है आपका? नॉन मेटल है। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका मेटल है और ये क्या है? नॉन मेटल। तो देखिए हम क्या लेंगे? मैग्नीशियम रिबन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? मैग्नीशियम रिबन। तो हमने मैग्नीशियम रिबन लिया, इसको बर्न करना है। तो जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। ऑक्सीजन मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपने पढ़ा होगा एक्टिविटी 1.1 में कि मैग्नीशियम को रिबन करेंगे, मतलब बर्न करेंगे तो क्या होगा? मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से रब करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड, व्हाइट ऐश बनता है। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है बर्न करने के बाद, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को आप क्या करेंगे? डिसॉल्व करेंगे वाटर में। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका किससे रिएक्ट करेगा? वाटर से। किससे रिएक्ट करेगा? वाटर से। मतलब इसमें वाटर डिसॉल्व करना है। तो जब बेटा वाटर आप इसमें डिसॉल्व करेंगे तो ये डिसॉल्व हो जाएगा। ये मेटालिक ऑक्साइड है। तो मेटालिक ऑक्साइड यदि वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो यहां बनाएगा क्या? MgOH होल ट्वाइस। क्या बनाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा बताइए? मैग्नीशियम, इसका नेम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फिर से देखिए, हमने मैग्नीशियम रिबन लिया है, उसको हमने बर्न किया, बना क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या करेंगे? वाटर में डिसॉल्व करेंगे, मतलब जो ऐश बना है व्हाइट ऐश, उसमें वाटर ऐड कर दिए तो आपका क्या बन गया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब एक सोल्यूशन में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना है, इसमें बेटा हम ऐड करेंगे पहले ब्लू लिटमस। हमने क्या ऐड किया? ब्लू लिटमस। तो ब्लू लिटमस जब हम ऐड कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे ही हम इस सोल्यूशन में ऐड करेंगे ब्लू लिटमस तो नो चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? नो चेंज। कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है। ब्लू लिटमस का कलर जो है चेंज नहीं हुआ। फिर जो है इसी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में हम ऐड कर रहे हैं आपका कौन सा? रेड लिटमस। कौन सा? रेड लिटमस। बेटा हम रेड लिटमस जब ऐड करेंगे तो रेड लिटमस जो है टर्न्स हो जा रहा है किसमें? ब्लू में। किसमें टर्न्स हो जा रहा है? ब्लू में। तो आप ये बताएंगे कि जो मेटालिक ऑक्साइड है वो किस नेचर का है? मेटालिक ऑक्साइड किस नेचर का है? बेसिक। अच्छा ये बताइए कि रेड लिटमस किसके साथ कलर देता है? बेस के साथ ना। तो कंक्लूजन जो है इस एक्टिविटी का वो ये है कि मेटालिक ऑक्साइड जो है उसका नेचर कैसा होगा? बेसिक। मतलब बेसिक ऑक्साइड या बेसिक होता है। तो मोस्ट ऑफ द मेटालिक ऑक्साइड किस नेचर के होंगे? बेसिक नेचर के। फिर से देखिए एक्टिविटी को, मैग्नीशियम रिबन लीजिए, रिबन को बर्न कीजिए, तो सैंड पेपर से रब करने के बाद आप बर्न करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। मेटालिक ऑक्साइड बन रहा है। मेटालिक ऑक्साइड को किसमें डिसॉल्व करना है? वाटर में। तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन बना है उसमें आप क्या करिए? ब्लू लिटमस पहले ऐड कर दिए, तो ब्लू लिटमस आप देख रहे हैं कि नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। फिर जब आप इसमें क्या ऐड कर रहे हैं? रेड लिटमस। तो रेड लिटमस जो है टर्न्स किसमें हो जा रहा है? ब्लू कलर में। तो जब ये बेटा ब्लू कलर में हो गया
तो आप ये बताएंगे कि इसका नेचर कैसा है, बेसिक है, क्योंकि रेड लिटमस बेस के साथ ही कलर चेंज करता है। तो आप ये बताएंगे कि मेटालिक ऑक्साइड जो है किस नेचर के हैं, बेसिक ऑक्साइड है, और उसका नेचर कैसा है, बेसिक। अब आते हैं सल्फर में, सेम चीजें करना है। सल्फर लीजिए, इसको भी बर्न कीजिए, तो क्या बनेगा, सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, सल्फर डाई ऑक्साइड को किस में डिसॉल्व करेंगे, वाटर में। किस में डिसॉल्व करेंगे, वाटर में। तो बेटा जब वाटर में आप डिसॉल्व करेंगे तो बनेगा H2SO3, इसे बोलेंगे सल्फोनिक एसिड। क्या बोलेंगे, सल्फोनिक एसिड है ये आपका, क्या बन गया, सल्फोनिक एसिड। फिर से देखिए, सल्फर को आपने बर्न किया, सल्फर डाइऑक्साइड बना, सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किए तो क्या बना, H2SO3, सल्फोनिक एसिड। जब आप इसको डिसॉल्व करेंगे तो एक सोल्यूशन बनेगा। तो आप पहले ब्लू लिटमस लीजिए। आप क्या किए, ब्लू लिटमस को इसमें टर्न किए। तो ब्लू लिटमस आप जब इसमें डिप कर रहे हैं तो आप ये देख रहे हैं कि ब्लू लिटमस का कलर कैसा हो जा रहा है, टर्न्स रेड। किसमें कन्वर्ट हो गया, रेड कलर में। और फिर जो है आप इसी में जो है रेड लिटमस भी ऐड कर रहे हैं। तो बेटा रेड लिटमस में आप देख रहे हैं कि इसका कलर जो है नो चेंज हो रहा है। तो कलर किसमें चेंज हो रहा है, ब्लू लिटमस में। तो ब्लू किसके साथ कलर देता है, एसिड के साथ। तो आप ये बताएंगे कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, इसका नेचर कैसा है आपका, कैसा है, एसिडिक है। कैसा है, एसिडिक। तो कंक्लूजन क्या निकला है कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड का नेचर एसिडिक है, मेटालिक ऑक्साइड का नेचर कैसा है, बेसिक है। तो आपको ये लर्न रखना है कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा आपका, एसिडिक। उसे एसिडिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, और जो है आपका मेटालिक ऑक्साइड है उसका नेचर कैसा है, बेसिक, और उसे बेसिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। जब सल्फर को आप बर्न करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगा, मतलब इसका फ्यूम्स बनेगा। तो बेटा इसको फ्यूम्स को किस में डिसॉल्व करना है, वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो आपका ये वाला सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो जब ये बनेगा तब आप उसमें डिप करेंगे क्या, ब्लू लिटमस, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड। तो आप बताएंगे कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड कैसा है आपका, एसिडिक नेचर का है। एक्टिविटी 3.9 गिवन है, उसमें ये राइट है कि मेटल को यदि हम बर्न करें एयर में तो क्या होगा। तो आपने पढ़ा होगा एक्टिविटी 1.1 में कि मैग्नीशियम वर्न्ट इन एयर, तो क्या बनता था, मेटल ऑक्साइड। मतलब कंक्लूजन ये है कि यदि हम मेटल को बर्न करेंगे एयर में तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ देखिए ध्यान से, फिर इस एक्टिविटी में ये राइट है क्या कि सेम रेट से सभी मेटल जो है बर्न होते हैं एयर में, ये भी हमें देखना है। फिर ये भी देखना है कि जो मेटल ऑक्साइड है वो वाटर में सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है। तो हम स्टार्ट करेंगे। देखिए हमारे पास, हम सपोज करते हैं ये कॉपर है, ठीक है, कॉपर सॉलिड है। कॉपर जो हम लेंगे तो कॉपर का कलर कैसा होता है, ब्राउन होता है। अब कॉपर को हम बर्न करेंगे, तो बर्न करने के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीजन। तो यहाँ क्या राइट करेंगे, ऑक्सीजन। अब कॉपर ऑक्सीजन से सब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कॉपर सेकंड ऑक्साइड, या इसे बोलेंगे क्यूप्रिक ऑक्साइड। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 राइट करिए, यहाँ भी 2 राइट करिए। ये गैस था और ये आपका सॉलिड हो जाएगा। तो कॉपर सेकंड ऑक्साइड जो है या क्यूप्रिक ऑक्साइड, इसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लैक। तो देखिए क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा यहाँ पे कि वी टेक ए ब्राउन कलर मेटल आफ्टर बर्निंग कन्वर्ट इनटू द ब्लैक कलर कंपाउंड, राइट व्हाट इज द एक्स एंड वाई। मतलब इसको एक्स बोल दिया, इसको वाई बोल दिया। तो यदि मेटल आता है ब्राउन कलर तो आप बताएंगे कॉपर है, बर्न करने के बाद क्या देगा ये, कॉपर ऑक्साइड, मतलब मेटल ऑक्साइड। तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लैक। इस एक्टिविटी में हमें यही देखना है कि कौन से मेटल जो है बर्न होते हैं एयर में और क्या बनता है। तो मोस्ट ऑफ द मेटल जो है बर्न होंगे तो क्या बनाएंगे, मेटालिक ऑक्साइड। अब सिमिलरली जैसे मैं एल्युमिनियम को बर्न कर रहा हूं, ठीक है, एल्युमिनियम हमारा सॉलिड है और ऑक्सीजन यहाँ पे राइट कर रहे हैं। ऑक्सीजन कैसा होगा आपका, गैसियस। अब एल्युमिनियम मेटल है, ऑक्सीजन क्या है आपका, गैस है, तो ऑक्साइड है, मतलब मेटल ऑक्साइड बनेगा। तो क्या बन जाएगा, अच्छा देखिए कैसे बना रहे हैं। एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है 3, ऑक्सीजन की होती है 2। आप एक्सचेंज कर दीजिए तो क्या बन जाएगा,
Al2O3। तो मतलब जो ऑक्साइड यहाँ पे बन रहा है उसका फार्मूला क्या होगा, Al2O3। Al2O कितना हो गया 3। अब इसे हमें बैलेंस करना है तो बेटा यहाँ 4 कर लीजिए, तो यहाँ 2 करना पड़ेगा। 2 3 जा कितना हो गया आपका 6 हो गया, तो यहाँ आपको क्या राइट करना पड़ेगा 6। फिर से देखिए जो इस कंक्लूजन है इस एक्टिविटी का कि हम मेटल जो है, मेटल की रिएक्शन किसके साथ करेंगे, ऑक्सीजन के साथ। तो मोस्ट ऑफ द मेटल जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो मोस्ट ऑफ द मेटल जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मेटालिक ऑक्साइड में। ये कंक्लूजन है। अब यहां पे देखिए मैंने 6 राइट कर दिया है, यहां पे क्या होगा आपका 3 होगा, तो आप इसको 3 कर लीजिए, क्या हो गया ये 3 है। अब देखिए 2 3 जा 6 सही हो गया है। तो आप ये देखेंगे कि मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटालिक ऑक्साइड। सम मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस। मतलब ऐसे कुछ मेटालिक ऑक्साइड हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और किसके साथ रिएक्ट करते हैं, बेस के साथ। उसे हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मतलब सम ऑफ मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो डिफिनेशन आप राइट करेंगे, सम मेटालिक ऑक्साइड या दोज मेटालिक ऑक्साइड react with acid as well as base. Those metallic oxide react with acid as well as base to form salt and water. Salts and water is called एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसे हम क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो अक्सर एग्जाम में आता है कि एग्जाम्पल बताइए एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है, तो आप बताएंगे एग्जाम्पल क्या है, जिंक ऑक्साइड एंड क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड क्या है, ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे और बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे। तो बनाएंगे क्या, सॉल्ट एंड वाटर। उसे हम बोलेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो देखिए रिएक्शन करते हैं, पहले एल्युमिनियम की कर लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे राइट किया Al2O3, इसकी रिएक्शन एसिड के साथ कर रहे हैं। एसिड हमने क्या राइट कर लिया है, HCl। ठीक है। अब देखिए जब भी हम क्या करते हैं, मेटालिक ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ करेंगे, एसिड के साथ करेंगे, तो सॉल्ट प्लस क्या बनता है, वाटर बनेगा। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। देखिए कैसे बनाएंगे ये भी आप देखिए। Al पे बेटा पॉजिटिव होगा, ऑक्सीजन पे क्या होगा, नेगेटिव। इस पे पॉजिटिव और इस पे क्या, नेगेटिव। तो एक्सचेंज कर दीजिए। Al किसके साथ जाएगा, Cl के साथ। H किसके साथ जाएगा, O के साथ। तो देखिए क्या बनेगा यहाँ, AlCl3। अच्छा कैसे AlCl3 बन रहा है, तो जिन बच्चों से नहीं बनता है, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 है, ऑक्सीजन की 2, Cl है ना, Cl की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। तो बेटा एक्सचेंज कर दीजिए, Al1 हो गया, Cl कितना हो गया, 3 हो गया, प्लस ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1, ऑक्सीजन की कितनी होती है, 2। एक्सचेंज कर दीजिए, H2 हो जाएगा, वो कितना, 1। तो मतलब क्या बनेगा, ये वाटर बनेगा। अब इसे हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए आप देखिए यहाँ पे Al2O3 राइट किए हैं। क्या राइट किए हैं, Al2O3। तो एल्युमिनियम कितना है, एल्युमिनियम आपका कितना है, यहाँ पे 2 है। तो यदि आप यहाँ पे 2 करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए HCl, H कितना है आपका, यहाँ पे 3 2 जा 6 हो गया, तो यहाँ 6 करना पड़ेगा। और जब 6 करेंगे तो बेटा यहाँ पे 3 करना पड़ेगा। अब देखिए आपका सब है बैलेंस हो गया है। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे कि ऐसा मेटालिक ऑक्साइड जो एसिड के साथ रिएक्ट करे तो क्या बना है, सॉल्ट एंड वाटर, और साथ में बेस के साथ भी करे। तो देखिए बेस भी ले रहे हैं, यहाँ Al2O3 हमने राइट किया, प्लस बेस हम ले रहे हैं यहाँ पे NaOH।
अब बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये भी बनाएगा क्या, सॉल्ट एंड वाटर। तो देखिए कैसे बनाएंगे वही। अब इस पे आपको लर्न रखना होगा कि मेटालिक ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो जैसे आपने पढ़ा था सोडियम जिंकेट, ठीक है, तो यहां बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट, जिसका फार्मूला है NaAlO2 प्लस क्या, वाटर। बेटा इसका नेम होगा, नेम आपको लर्न रखना है, सोडियम एल्यूमिनेट। ये क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट है। फिर से देखिए, ये आपका मेटालिक ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कर रहे हैं, तो क्या बनेगा आपका, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस क्या, वाटर। बैलेंस करने के लिए यहां पे 2 राइट करिए, यहां पे भी 2 करिए, तो देखिए आपका जो है बैलेंस हो गया है। तो आप ये बताएंगे कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसको बोलते हैं, दोज मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज अ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड, सेकंड क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड, और बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट। तो देखिए जिंक ऑक्साइड मैंने यहाँ पे राइट किया है, जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड मतलब HCl के साथ, तो वही एक्सचेंज कर दीजिए आयन। तो Zn की बैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, Cl की कितनी होगी, 1, एक्सचेंज कर दीजिए, क्या बन जाएगा, ZnCl2 प्लस यहां CH यहां से O, तो मतलब आपका क्या बाहर हो गया, वाटर। बैलेंस करने के लिए बेटा यहाँ पे 2 राइट कर लीजिए। अब हम बेस के साथ करेंगे, मतलब जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन आपको किसके साथ करना है, बेस के साथ। तो बेस हमने यहाँ पे क्या राइट किया, NaOH। तो आप रिकॉल करिए एक्टिविटी 2.4, आप उसमें ये देखेंगे कि जो मेटल है रिएक्ट करता था बेस के साथ तो जिंक क्या बनता था, सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे वाटर बनेगा। तो देखिए सोडियम जिंकेट का फार्मूला है Na2ZnO2 प्लस क्या आपका, वाटर बनेगा, ठीक है। जिंक ऑक्साइड प्लस क्या है, NaOH गिव्स क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट प्लस क्या आपका, वाटर। तो आप यहां बैलेंस करने के लिए 2 राइट कर दीजिए। ये बैलेंस्ड है, तो आपको बस इतना लर्न रखना है कि दोज मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस टू फॉर्म salts and water is known as amphoteric oxide। एग्जाम्पल 2 गिवन है, जिंक ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब देखिए इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स, मोस्ट ऑफ मेटालिक ऑक्साइड insoluble in water, insoluble in water मतलब बहुत सारी मेटालिक ऑक्साइड जो है वो वाटर में क्या है, इनसॉल्युबल है, मतलब वाटर में डिसॉल्व नहीं होती है। तो जो डिसॉल्व होंगी, मतलब आप यहां पे राइट करेंगे दोज मेटालिक ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर those metallic oxide dissolve in water is called alkalis। मतलब ऐसी मेटालिक ऑक्साइड जो वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं उसे हम क्या बोलेंगे, एल्कलीज। और जो डिसॉल्व नहीं होती, बहुत सारी डिसॉल्व नहीं होती हैं, वो इनसॉल्युबल इन वाटर है। एग्जांपल यहाँ पे गिवन है सोडियम ऑक्साइड। तो देखिए सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या है, Na2O है। अब इसको जो है वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो ये वाटर में डिसॉल्व होने के बाद क्या बनाएगा बेटा, NaOH मतलब मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बनाएगा ये, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। तो आपको लर्न रखना है ये क्या बनाएगा, हाइड्रो ऑक्साइड। ऐसे ही सेम चीजें हैं K2O पोटेशियम ऑक्साइड, ये भी वाटर में डिसॉल्व होगा तो क्या फॉर्म करेगा, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। अच्छा इनको हम क्या बोलते हैं, एल्कलाइज बोलते हैं। एल्कलाइज आप इसलिए भी बोलते हैं कि दोज बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म हाइड्रो ऑक्साइड इज नोन एज क्या, एल्कलाइज। मतलब एल्कलाइज का मतलब है कि ऐसा मेटालिक ऑक्साइड जो वाटर में डिसॉल्व हो जाए उसे हम क्या बोलेंगे, एल्कलीज। ठीक है,
बेसिक नेचर भी है इसका, क्योंकि वाटर में डिसॉल्व होने के बाद ये बेस बना लेता है। तो एल्कलीज है, आपको ये लर्न रखना है कि बहुत सारी मेटालिक ऑक्साइड इंसॉल्युबल है, लेकिन जो कुछ डिसॉल्व होती हैं वाटर में उसे हम बोलेंगे एल्कलीज। एग्जाम्पल है पोटेशियम ऑक्साइड और आपका क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक्टिविटी 3.9 का जो कंक्लूजन है या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो देखिए उसको स्टडी करते हैं। आप एक्टिविटी 3.9 में ये स्टडी कर रहे थे कि मेटल को हमें बर्न करना है। तो जितने मेटल हैं वो सभी जो है सेम रेट से बर्न नहीं होते। सेम रेट का मतलब है कि मान लीजिए किसी में 5 मिनट लगा, किसी में 10 मिनट लगा, तो ऑल मेटल डू नॉट शो सेम रेट टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो देखिए यहाँ पे राइट है, ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट अ सेम रेट। तो टाइमिंग जो है वो सबकी सेम नहीं है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए फर्स्ट क्या है, यहाँ पे राइट है, सच एज ए पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो विगरसली। विगरसली का मतलब ये जल्दी से रिएक्ट कर जाते हैं, दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन। यदि हम इसे खुले में छोड़ दें, मतलब ओपन में रख दें, तो सोडियम पोटेशियम जो है किससे रिएक्ट कर जाते हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से। क्या फॉर्म करते हैं, कैच फायर। हेंस टू प्रोटेक्ट देम एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स दे आर केप्ट इमर्ज इन केरोसिन ऑयल। इसलिए जो है सोडियम पोटेशियम को हम किस में रखते हैं, केरोसिन ऑयल में। आप ये बताएंगे, मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि बीच मेटल केप्ट इन ओपन एयर सो फॉर्म कैच एक्सीडेंटल फायर, तो आप बताएंगे कौन से मेटल है वो, सोडियम एंड पोटेशियम। वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाते हैं और क्या करते हैं, विगरसली, मतलब तेजी से, बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो क्या फॉर्म करते हैं, कैच फायर करते हैं। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम को डीप कर देते हैं, किसमें, इमर्स कर देते हैं, केरोसिन ऑयल में। फिर सेकंड देखिए, सच मेटल, जैसे कौन कौन से मेटल है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक एंड लेड है, आर कवर्ड। मैं ये इसको खुले में छोड़ दे तो ये इस पे क्या होता है, लेयर ऑफ ऑक्साइड आ जाएगा। आपने एक्टिविटी 1.1 में भी स्टडी किया होगा कि मैग्नीशियम जो है, ये उसको बर्न करते हैं तो पहले हमें सैंड पेपर से रब करना होता है। रिएक्शन मतलब उसका मीन्स ये है कि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड जो है ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाते हैं और अ लेयर ऑफ ऑक्साइड बनाते हैं। जो लेयर ऑफ ऑक्साइड है वो प्रोटेक्ट करता है किसे, मैग्नीशियम को, मतलब वो जो मेटल है हमारा, मतलब फर्दर वो ऑक्सीडेशन नहीं होता उसका। जैसे यहाँ पे राइट है, आर कवर्ड विथ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, दिस लेयर प्रोटेक्ट फर्दर ऑक्सीडेशन, मतलब उसे जो है आगे जो है बर्न नहीं कर सकते जब तक हम उस लेयर को क्या नहीं करेंगे, रिमूव नहीं करेंगे। इसलिए जो है हम क्या यूज करते हैं, सैंड पेपर। थर्ड नंबर देखिए क्या राइट है कि आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग। यदि आयरन को हम हीट करते हैं तो वो बर्न नहीं होता है, बट आयरन फीलिंग्स बर्न vigorously when sprinkled in the flame of the burner, in the flame of the burner। तो यहाँ पे देखिए आयरन जो है बर्न नहीं होता है, लेकिन वो जो उसकी फीलिंग्स है, फीलिंग का मतलब है आयरन के छोटे छोटे पार्ट जो है, पार्टिकल, बर्न vigorously with sprinkled in the flame of the burner, मतलब बर्नर के साथ जो है स्प्रिंकल्ड फॉर्म में जो है वो बर्न होते हैं, डायरेक्टली बर्न नहीं होता है। आयरन की फीलिंग जो है फ्लेम के साथ बर्न होती है। फ्लेम के साथ बर्न होने का मतलब स्प्रिंकल, स्प्रिंकल का मतलब फव्वारा टाइप का, तो जो है वो बर्न होता है। तो आपको ये लर्न रखना है कि कौन से मेटल जो है बर्न होते हैं, कौन से मेटल बर्न नहीं होते हैं। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि कॉपर है, कॉपर को यदि आप बर्न करते हैं तो कॉपर बर्न नहीं होता, लेकिन इसका कलर जो है चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है, मतलब ब्लैक कलर में। कॉपर को यदि हम बर्न करते हैं तो बेटा ये बर्न नहीं होता, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ब्लैक कलर कंपाउंड। ये कह सकते हैं कि कॉपर जो है ब्राउन कलर है, इसके ऊपर एक कोटेड आ जाता है। जैसे आप सपोज करिए कि ये आपका कॉपर है, तो जब इसे हम बर्न करेंगे तो यहाँ पे एक ब्लैक कलर का कोटेड आ गया, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर पे जो है ब्लैक कलर का एक कोट आ जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉपर सेकंड ऑक्साइड। फिर देखिए आपका गोल्ड एंड सिल्वर जो है, गोल्ड एंड सिल्वर है, ये रिएक्ट नहीं करता है इवन हाई टेम्परेचर पे, मतलब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है इवन हाई टेम्परेचर पे। तो गोल्ड एंड सिल्वर जो है रिएक्ट नहीं करते हैं, आपको लर्न रखना है इवन हाई टेम्परेचर। एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग का मतलब है ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एल्युमिनियम का एक आर्टिकल है, मतलब एल्युमिनियम का कोई जो है सामान है, एल्युमिनियम, हमने क्लीन एल्युमिनियम आर्टिकल ले लिया है,
जो किसका वर्क करेगा, एनोड का। जैसे मान लीजिए आप ये जानते हैं एनोड और कैथोड होता है, ठीक है, और इसमें हम इलेक्ट्रोलाइज क्या यूज कर रहे हैं, H2SO4। जैसे मान लीजिए 2 इलेक्ट्रोड है, एक एनोड है और एक क्या है, कैथोड है। जो एल्युमिनियम का इलेक्ट्रोड है जो क्लीन है वो किसका वर्क करेगा, एनोड का, ठीक है। और हमने यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोलाइज क्या लिया है, H2SO4। फिर से देखिए प्रोसेस को, एनोडाइजिंग क्या प्रोसेस है। हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रोड ले लीजिए आप, एक एनोड होगा और एक क्या होगा, कैथोड होगा, ठीक है। इतना एनोड वाला जो इलेक्ट्रोड है वो कौन सा है, एल्युमिनियम का है। कैसा है, एल्युमिनियम का है। अब क्या करेंगे, हम इसमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक ऐड करेंगे, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक जो है हमारा सोल्यूशन क्या है, H2SO4। ये एनोड हुआ, ये कैथोड हुआ। एनोड किसका बना है, एल्युमिनियम का बना, ठीक है। अब इसमें हम ये ऐड करेंगे सोल्यूशन H2SO4। तो जैसे ही सोल्यूशन आप ऐड करेंगे तो आप ये जानते हैं कि एल्युमिनियम जो है एनोड है, और एनोड क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है, और कैथोड आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो एल्युमिनियम जो है रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन से। किससे रिएक्ट कर जाता है, ऑक्सीजन से। तो देखिए यहाँ पे राइट है, अ थिक ऑक्साइड ऑफ एल्युमिनियम, मतलब यहाँ पे एक लेयर बन जाती है किसकी, एल्युमिनियम ऑक्साइड की। किसकी लेयर बनती है, एल्युमिनियम ऑक्साइड की। आप ये बोल सकते हैं कि एनोड के ऊपर ऑक्सीजन गैस डिपोजिट हो जाती है, ऐसा भी बोल सकते हैं। एनोड के ऊपर क्या हो जाती है, ऑक्सीजन गैस डिपोजिट हो जाती है। जब ऑक्सीजन गैस बेटा डिपोजिट हो जाएगी तो क्या एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है ऑक्सीडेशन करेगा, आगे नहीं करेगा। अभी आपने ये पढ़ा था कि मैग्नीशियम जो है, एल्युमिनियम है, जिंक है, तो ये जो है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से एक लेयर बना लेते हैं, प्रोटेक्टिंग लेयर, ठीक है। तो सेम चीजें एल्युमिनियम भी क्या करता है, जब हम इसको इलेक्ट्रोलाइजिंग, एनोडाइजिंग जिसको बोल रहे हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है डिपोजिट हो जाता है। जो एल्युमिनियम हमारा क्लीन है उसके ऊपर कौन डिपोजिट हो गया, ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन बेटा डिपोजिट हो जाएगा तो ये जो एनोड है ये क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड जब बन जाएगा तो ये इसे रेसिस्ट करेगा ऑक्सीडेशन करने के लिए, मतलब फिर से ये खराब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक लेयर बन जाएगी ऑक्सीजन की, मतलब ऑक्साइड की, जो उसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। तो इसे फर्दर जो है इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। तो आप ये समझ गए होंगे कि एनोडाइजिंग प्रोसेस क्या है। एनोडाइजिंग प्रोसेस का मतलब है a thick layer of oxide to form aluminium oxide on the anode article। मतलब एनोड जो है, मतलब या एल्युमिनियम आर्टिकल पे एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है जिसे हम एनोडाइजिंग बोलते हैं। तो उससे क्या होता है, आफ्टर सम टाइम जब ये डाई हो जाता है, मतलब ये जब आपका सूख जाएगा तो इसमें जो है एक फिनिशिंग कलर आ जाएगा, मतलब एक फिनिशिंग, मतलब आप ये बोल सकते हैं एक क्लीन आ जाएगा। आप देखते होंगे ऊपर आज आपके जो है टैरिफ पे देखे होंगे कि आपके छत के ऊपर यदि बालकनी है तो उसके ऊपर जो रेलिंग लगी होती है तो एल्युमिनियम की होती है वो, क्योंकि फर्दर जो है उसमें ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, और फिनिशिंग या उसकी शाइनिंग जो है आपको जो है लॉन्ग टाइम तक दिखती रहती है। तो एनोडाइजिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें थिक ऑक्साइड ऑफ लेयर बन जाती है, मतलब एल्युमिनियम का आर्टिकल लेंगे तो उसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाएगी, उसे हम क्या बोलते हैं, एनोडाइजिंग। इसके बाद आप ये देखेंगे कि मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम जो है उतना रिएक्टिव नहीं है जितना सोडियम एंड क्या है, पोटेशियम है, ठीक है। तो मैग्नीशियम लेस रिएक्टिव है किससे, सोडियम एंड पोटेशियम से। तो इसके लिए जो है पेज नंबर 45 आप लर्न कर लेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज, जो इंपॉर्टेंट है फॉर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए। तो आगे हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। एक्टिविटी 3.10 में क्या गिवन है कि मेटल रिएक्ट विथ वाटर, मतलब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा। देखिए क्या राइट है, मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। फिर मेटल ऑक्साइड को यदि हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो देखिए यहाँ पे राइट है, मेटल ऑक्साइड दैट आर सॉल्युबल इन वाटर डिसॉल्व इन इट टू फर्दर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। तो आप देखे होंगे कि सोडियम को जैसे ही हम पानी में डालते हैं तो आग लग जाती है। रीजन क्या है कि वहां पे कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन गैस क्या है, फ्लेमेबल है। तो देखिए ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, सभी मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि सोडियम और पोटेशियम जो है जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। तो मेटल प्लस वाटर तो आपका क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस।
फिर मेटल ऑक्साइड को यदि हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, जिसे हम क्या बोलेंगे, एल्कलीज। क्या बोलेंगे, एल्कलीज। दोज मेटल ऑक्साइड दैट डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड इज नोन एज एल्कलीज। तो आपको क्या देखना है कि सभी मेटल जो है वाटर में रिएक्ट नहीं करते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम जो है विगरसली रिएक्ट कर जाते हैं, कैच फायर हो जाता है। रीजन ये है कि वहां पे क्या बन जाता है, हाइड्रोजन गैस। तो देखिए एग्जांपल हमने लिया है, पोटेशियम है, पोटेशियम को वाटर में डिसॉल्व किए तो क्या बन गया आपका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, साथ में क्या, हाइड्रोजन गैस। सोडियम थोड़ा बाद में रिएक्ट करेगा, लेकिन पोटेशियम जो है जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, जैसे ही आप डालेंगे तैसे ही जो है आपको आग दिखेगा वहां पे, और साथ में प्लस हीट रिलीज होगा। तो आप ये बोल सकते हैं कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है। सोडियम को फिर आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या, हाइड्रोजन गैस प्लस क्या, हीट रिलीज होगी। तो हीट रिलीज होगी मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो सोडियम पोटेशियम जो है जल्दी रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ और क्या करते हैं, कैच फायर, एक्सीडेंटल क्या हो जाता है उसमें, कैच फायर, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आप कैल्शियम विथ वाटर लेस बॉयलेंट, जैसे सोडियम और पोटेशियम को वाटर में ऐड करते थे तो क्या होता था, कैच फायर तुरंत हो जाता था। लेकिन जो सोडियम आपका कैल्शियम है वो लेस बॉयलेंट रिएक्ट करेगा, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा। द हीट इवॉल्व नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर, मतलब कैल्शियम को यदि वाटर में डालेंगे तो इतनी हीट रिलीज नहीं होगी, ना इतना हाइड्रोजन गैस बनेगा कि जो है कैच फायर हो पाए, वो सफिशिएंट नहीं है। तो लेस बॉयलेंट है किसके कंपेयर में, सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम को जैसे ही वाटर में डालेंगे तुरंत जो है कैच फायर हो जाएगा, क्योंकि वो जो है वायलेंटली रिएक्ट करता है, और ये जो है लेस बॉयलेंट है, इसलिए यहाँ पे जो हीट है उतनी सफिशिएंट नहीं है कैच फायर के लिए। फिर आप आगे देखेंगे तो कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग, जैसे ही कैल्शियम को हम किस में डालेंगे, वाटर में, तो फ्लोट करना स्टार्ट करेगा, बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ मेटल। तो मतलब क्या होगा, कैल्शियम को जैसे ही वाटर में डालेंगे तो पहले फ्लोट करेगा और इतनी हीट नहीं रिलीज होगी या हाइड्रोजन गैस इतना नहीं बनेगा कि जितनी कैच, मतलब जिसके कैच फायर के लिए जितना रिस्पॉन्सिबल है। तो आप ये बताएंगे कि कैल्शियम जो है लेस बॉयलेंट रिएक्ट करता है वाटर के साथ। फिर देखिए मैग्नीशियम जो है डज नॉट रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर बट रिएक्ट हॉट वाटर। मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, कोल्ड वाटर के साथ, लेकिन किसके साथ रिएक्ट करेगा, इट रिएक्ट वाटर टू फॉर्म द हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। किसके साथ ये रिएक्ट करेगा, हॉट वाटर के साथ। तो आपको ये लर्न रखना है कि मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, किसके साथ करेगा, हॉट वाटर के साथ, और क्या फॉर्म करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड क्या, हाइड्रोजन गैस। वाटर में आप डालेंगे तो जैसे ही ऐड करते हैं वैसे ही क्या करेगा, ये भी फ्लोट स्टार्ट करेगा ड्यू टू द बबल्स ऑफ क्या, हाइड्रोजन गैस, सेम है कैसा, कैल्शियम जैसे। फिर देखिए आयरन, एल्युमिनियम, जिंक ना ही कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा ना ही हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा। तो किससे रिएक्ट करेगा, स्टीम से, मतलब वाटर की जो फिजिकल स्टेट है वो गैसियस होनी चाहिए, स्टीम से रिएक्ट करेगा क्या है आपका, आयरन, एल्युमिनियम एंड क्या, जिंक। ना ही कोल्ड से ना ही हॉट से, किससे रिएक्ट करेगा, टू रिएक्ट विथ स्टीम, स्टीम से ये रिएक्ट करेगा और फॉर्म वही करेगा क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, मतलब मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम सॉलिड है, वाटर आपने गैसियस स्टेट में लिया है और आपका क्या बना है, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस आपका हाइड्रोजन गैस। फिर आप यहाँ पे क्या लिए हैं, आयरन, तो आयरन रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, तो क्या बन रहा है आपका, आयरन ऑक्साइड प्लस क्या, हाइड्रोजन गैस। अच्छा आपको ये लग रहा होगा कि Fe3O4 कैसे हो गया, तो देखिए आपके डाउट को मैं दूर कर रहा हूं। यदि आयरन की बैलेंसी हम +2 ले तो बेटा यहाँ 2 होगा, ऑक्सीजन की -2 तो बनेगा FeO, ठीक है। ऑक्सीजन 2 बैलेंसी शो करता है, ये यदि Fe की हम बैलेंसी 3 लेते हैं तो ये बनाएगा आपका Fe2O3। ध्यान से देखते जाइए, 2 बैलेंसी लिए तो FeO बना, 3 बैलेंसी लिए तो ये बना। यदि दोनों को हम सम कर दें तो कितना हो जाएगा, Fe इसमें 2 है, यहाँ पे 1 है तो कितना हो गया, Fe3, यहाँ 3 है वहां 1 है तो कितना हो गया, Fe4। तो मतलब आयरन ऑक्साइड, आयरन सेकंड ऑक्साइड और आयरन थर्ड ऑक्साइड, जब उनका आप एक साथ उनको राइट करेंगे तो क्या बनेगा, Fe3O4 बनेगा। फिर लास्ट पॉइंट है कि कॉपर है आपका, लेड है, सिल्वर और गोल्ड है, वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते एट ऑल, मतलब चाहे कोल्ड हो, चाहे हॉट हो, चाहे स्टीम हो। कॉपर आपका, लेड, सिल्वर
एंड गोल्ड जो है वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो कंक्लूजन क्या है, पोटेशियम एंड सोडियम जो है वायलेंटली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, कैच फायर इमीडिएटली करते हैं, बनाते क्या है आपका मेटल ऑक्साइड है, क्या हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, फिर मेटल ऑक्साइड को फिर फर्दर डिसॉल्व करेंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। सिल्वर जो है आपका, जो कैल्शियम है, जब आप उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या करेगा, पहले फ्लोट करेगा और उतनी हीट जो है इन्वॉल्व नहीं होती है जो कैच फायर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसलिए यहाँ पे जो है आग नहीं लगती है। फिर मैग्नीशियम जो है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, किसके साथ करेगा, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। मैग्नीशियम कोल्ड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, और इसमें भी क्या होगा, पहले फ्लोटिंग स्टार्ट होगी ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। फिर आपका क्या है कि आपके पास आयरन है, एल्युमिनियम है, जिंक है, तो ये जो है ना ही कोल्ड के साथ ना ही हॉट के साथ, ना आइदर कोल्ड नॉर हॉट, ओनली क्या है स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे ये। तो स्टीम के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो ये भी बनाएगा क्या, ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, क्या हाइड्रोजन गैस। फिर आपका है कॉपर, लेड, सिल्वर एंड गोल्ड, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं एट ऑल। एक्टिविटी 3.11 गिवन है कि मेटल रिएक्ट विथ एसिड, ये आप पढ़ चुके हैं वैसे भी एक्टिविटी 2.3 में, कि मेटल यदि एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ देखिए मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड आपका कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट, तो आपका सॉल्ट एंड क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जिंक ऑक्साइड है और यहाँ पे डाइल्यूट HCl है, इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा और ZnCl2 एक्वस बनेगा प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। आपको ये भी लर्न रखना है कि नाइट्रिक एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता है। क्यों नहीं होता आप ये समझेंगे यहाँ कि HNO3 जो है बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसा है ये, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग किसको बोलते हैं, जिसका रिडक्शन हो, क्या हो, जिसका रिडक्शन हो। तो HNO3 जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये रिडक्शन, इसका रिडक्शन होगा, मतलब ये रिड्यूस होगा, ये क्या होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है। मेटल को यदि आप नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो आपका वहां पे हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगा। रीजन आप बताएंगे कि HNO3 जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है कि जिसका क्या हो, रिडक्शन हो, जिसका क्या हो, रिडक्शन, मतलब HNO3 रिड्यूस हो जाएगा और वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा किसी को। तो देखिए यहाँ पे राइट है कि H2 गैस नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विथ HNO3। यदि मेटल को हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो H2 गैस इवॉल्व नहीं होती, ड्यू टू HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट ऑक्सीडाइज टू हाइड्रोजन टू वाटर, मतलब हाइड्रोजन जो गैस बनती है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, H2 प्लस O2 हो गया तो क्या बन जाएगा, वाटर। देखिए यहाँ पे राइट है, H2 प्रोड्यूस टू क्या बना दिया, वाटर। एंड इट सेल्फ रिड्यूस, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसका रिडक्शन होता है, तो ये रिड्यूस हो जाता है टू एनी ऑफ दी नाइट्रोजन ऑक्साइड, वो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है। कौन सी नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो देखिए यहाँ N2O राइट है जिसे नाइट्रस एसिड बोलते हैं, NO2 है नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड है, NO है जिसे हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। फिर से देखिए आप ये अभी तक पढ़े होंगे कि मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस आपका हाइड्रोजन गैस। लेकिन आपको लर्न रखना है कि HNO3 के केस में, मतलब नाइट्रिक एसिड के केस में, यदि वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पे मेटल सॉल्ट बनता है लेकिन वहां पे हाइड्रोजन गैस नहीं बनता। क्या बनता है आपका, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड क्या, वाटर बनता है। रीजन आप बताएंगे कि HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो खुद क्या हो जाए, जिसका रिडक्शन हो, तो जो वहां पे हाइड्रोजन गैस बनता है उसे वो ऑक्सीडाइज करता है, तो हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वाटर में, मतलब एडिशन ऑफ वहां पे ऑक्सीजन हो गया, तो H2 प्लस O2 गिव्स क्या हो जाएगा, वाटर बन जाएगा। H2 जो बनना चाहिए वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है तो वाटर बन जाता है, और जो HNO3 है आपका वो इटसेल्फ क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, तो क्या बनाता है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पे हो सकता है आपका नाइट्रस एसिड, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड या नाइट्रिक एसिड। फिर आप देखेंगे कि मैग्नीशियम और मैग्नीज, ये जो आपको दिख रहा है मैग्नीशियम और मैग्नीज है, ये वेरी डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं।
तो आपको दोनों रखना है कि मैग्नीशियम और मैग्नीज जो है किसके साथ रिएक्ट करते हैं, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड क्या, हाइड्रोजन गैस। अब आप देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब ये होता है कि मैग्नीशियम जो है जल्दी रिएक्ट कर रहा है, एल्युमिनियम बाद में कर रहा है, तो उसके लिए आपको जो है रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करना होगा। अब रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखेंगे तो पहले पोटेशियम है, फिर आपका क्या है, सोडियम है, फिर आपका क्या है, कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर क्या है, एल्युमिनियम है, फिर आपका क्या है, जिंक है, फिर क्या है, आयरन है, फिर आपका क्या है, लेड है। तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज इसके लिए लर्न करना होगा, तभी जो है आप करेक्ट जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन राइट कर पाएंगे। तो रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करने के लिए आपको पेज नंबर 45 में राइट हैंड साइड रिएक्टिविटी सीरीज गिवन है, उसे आप लर्न कर लीजिए, जिससे बोर्ड एग्जाम में आपका जो है क्वेश्चन जब आए तो आप उसे रॉन्ग ना करें। एक्वारिजिया, तो एक्वारिजिया मिक्सचर है किसका, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड क्या है आपका, नाइट्रिक एसिड। तो आप ऐसे समझिए कि हमने यहाँ पे कंसंट्रेटेड HCl राइट किया है और यहाँ पे हमने कंसंट्रेटेड क्या राइट किया है आपका, HNO3। तो इन दोनों को जैसे मान लीजिए कि 100 ml बनाना है, कितने ml आपको प्रिपेयर करना है, 100 ml। तो आप क्या करेंगे, किस रेशियो में इसको लेंगे, तो बेटा 3:1 लेना है। तो मतलब 100 का 3 पार्ट क्या लेंगे आप, कंसंट्रेटेड HCl, एंड 1 पार्ट क्या लेंगे आप, कंसंट्रेटेड HNO3। तो 75 ml आपका ये हो जाएगा और 25 ml आपका ये हो जाएगा। जो भी यहाँ सोल्यूशन बनेगा उसे ही हम बोलते हैं एक्वारिजिया। क्या बोलेंगे, एक्वारिजिया। तो एक्वारिजिया क्या है, एक रॉयल वाटर है जिसमें जो है रेशियो क्या है, मिक्सचर है किसका, कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड HNO3 का। रेशियो क्या रहेगा कि 3 रेशियो रहेगा आपका, क्या मतलब 3 पार्ट जो है किसका रहेगा, HCl का, 1 पार्ट किसका रहेगा आपका, नाइट्रिक एसिड का। दोनों कंसंट्रेटेड होने चाहिए। जब आप इनको मिक्स करेंगे तो जो सोल्यूशन बनेगा वो एक्वारिजिया है। और एक्वारिजिया जो है हाईली कोरोसिव नेचर का है। कैसा है, हाईली कोरोसिव नेचर का है। इसमें आप क्या है, मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड HNO3 इन रेशियो 3:1। ठीक है, और जो सोल्यूशन हमारा बनेगा वो हमारा क्या होगा, एक्वारिजिया। ये हाईली कोरोसिव नेचर का है। प्लेटिनम एंड गोल्ड जो है, यदि आप उसको डिसॉल्व करते हैं इसमें, गोल्ड एंड प्लैटिनम को आप इसमें डिसॉल्व कर सकते हैं। किसको आप डिसॉल्व कर सकते हैं, गोल्ड एंड प्लैटिनम को। हाउ डू मेटल रिएक्ट विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम 2 जो है क्या ले रहे हैं, नेल ले रहे हैं। एक आपके पास आयरन है और सेकंड आपके पास कॉपर है, और 2 सोल्यूशन आपने लिया है यहाँ पे। एक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है और एक क्या है, फेरस सल्फेट सोल्यूशन है। तो देखिए, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में आप किसको ऐड करेंगे, आयरन नेल को, और फेरस सल्फेट सोल्यूशन में आप किसको ऐड कर रहे हैं, कॉपर को। तो देखिए, मैं यहाँ रिएक्शन से आपको समझा रहा हूँ। ये CuSO4 आपने सोल्यूशन लिया, इसमें आप ऐड कर रहे हैं Fe को, ठीक है। और जस्ट अपोजिट आप यहाँ नीचे देखेंगे, मतलब सेकंड वाले में, तो आप यहाँ पे क्या लिए हैं, सोल्यूशन किसका लिए हैं, FeSO4, और इसमें ऐड क्या करेंगे आप, कॉपर ऐड करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, आप देखिए रिएक्टिविटी सीरीज आपसे जो है आपको लर्न होना चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज जो है आपको क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। अब देखिए, आयरन जो है मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बन जाएगा, बताओ क्या बनेगा जी, बोलो क्या, आयरन मोर रिएक्टिव देन क्या है, कॉपर। तो किसको, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, और यहाँ क्या बनेगा, FeSO4 प्लस क्या है आपका, कॉपर। तो देखिए, यहाँ पे लर्न ये रखना है कि रिएक्टिविटी सीरीज आपसे जो है लर्न होनी चाहिए। नहीं होगी तो आप गलत कर पाएंगे, इसलिए लर्न रखेंगे। पेज नंबर 45 पे एक रिएक्टिविटी सीरीज गिवन है कि जो मोर रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। फिर यहाँ देखिए, सेकंड टेस्ट ट्यूब की बात है, तो फेरस सल्फेट में हमने कॉपर डिपॉजिट किया है। अब कॉपर जो है लेस है और आयरन जो है कैसा है आपका, मोर रिएक्टिव है, तो लेस जो है मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो कंक्लूजन ये है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स इक्वल सॉल्यूशन इज नोन एज क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम किसको बोलेंगे कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसको डिस्प्लेस करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, और क्या बनाएगा आपका, सॉल्ट सॉल्यूशन प्लस क्या, वो मेटल बनाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए
मेटल ए है और यहाँ पे साल्ट सोल्यूशन ऑफ क्या है, बी है। तो देखिए मेटल ए प्लस क्या साल्ट सोल्यूशन ऑफ बी है, तो जैसे ए जो है आपका मोर है और बी जो है आपका क्या है, लेस है, तो मोर वाला क्या करेगा, लेस को क्या करेगा, हटा देगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, साल्ट सोल्यूशन ऑफ ए प्लस क्या आपका मेटल बी। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम इट्स इक्वस सॉल्यूशन। इसके लिए इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको रिएक्टिविटी सीरीज लर्न होना चाहिए। तो देखिए मैं राइट कर रहा हूं, आपका पोटेशियम है, फिर आपका सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, आयरन है, लेड है, फिर आपका हाइड्रोजन है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड क्या लास्ट है, गोल्ड। तो देखिए आपसे जब रिएक्टिविटी सीरीज बनेगी तभी जो है आप करेक्ट कर पाएंगे। तो मोस्ट रिएक्टिव पोटेशियम है और लीस्ट रिएक्टिव आपका क्या है, गोल्ड है। अब यहाँ पे देखेंगे तो देखिए कापर जो है यहाँ पे है, कापर आपका कहाँ पे गिवन है, यहाँ पे, और आयरन यहाँ पे है। तो कापर लेस है, आयरन मोर है, इसलिए कापर जो है आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, लेकिन आयरन डिस्प्लेस कर सकता है किसको, कॉपर को। तो लर्न क्या रखना है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स इक्वस सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक गिवन है, हाउ डू मेटल रिएक्ट विथ नॉन मेटल्स। तो इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि मेटल जो है नॉन मेटल से कैसे रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या होगा, या उसका जो है बॉन्ड स्ट्रक्चर क्या होगा, या केमिकल बॉन्डिंग क्या होगी, ये सब हम जो है इस वीडियो में कवर करेंगे। केमिस्ट्री को स्टडी करने में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि आप लाइफ को भी अपने केमिस्ट्री से कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे ह्यूमन की किसी के साथ बॉन्डिंग होती है, सेम चीजें केमिस्ट्री में भी किसी भी एलिमेंट से एटम की जो है बॉन्डिंग किसी दूसरे एटम से होती है। तो कैसे होती है, जैसे लाइफ में सेम टू सेम आपकी केमिस्ट्री में भी। तो देखिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं आपका अक्षय मिश्रा, जो टॉपिक है हाउ डू मेटल रिएक्ट विथ नॉन मेटल्स। तो देखिए ध्यान से, मेटल जो है हम किसको बोलते हैं, मेटल जो है वो एलिमेंट है जिनके पास कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सोनोरस, लस्टर, डक्टाइल, मैलिएबल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, उसे हम क्या बोलते हैं, मेटल। और जस्ट इसी का अपोजिट क्या है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, नॉन मेटल क्या करेंगे, गेन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक टेबल आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे नोबल गैस राइट है, यहाँ पे मेटल्स है और यहाँ पे क्या है, नॉन मेटल्स है। तो फर्स्ट थिंग हम ये देखेंगे बैलेंस सेल। तो देखिए बैलेंस सेल हम किसको बोलेंगे, बैलेंस सेल का मतलब है जब हम किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करते हैं। जैसे यहां पे आप देखेंगे हीलियम एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 2 है, यहां पे आपको सेल दिख रहा है KLMN, आपने 9th में पढ़ा होगा। तो इलेक्ट्रॉन इसमें हम फिल करते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन K में हम मैक्सिमम 2 रख सकते हैं, L में 8 रख सकते हैं, और जो आपका M है उसमें भी हम 8 to 18 रखते हैं, लेकिन आपके लिए 80 आप फिल करेंगे। तो देखिए ध्यान से, बैलेंस सेल का मतलब है जो आउटर मोस्ट सेल है उसे हम क्या बोलेंगे, बैलेंस सेल। तो देखिए हीलियम का लास्ट सेल कौन सा है, K है ना, कौन सा है, K है। तो इसका बैलेंस सेल क्या हो जाएगा हीलियम के लिए, आपका K। तो आप इसकी डिफिनेशन राइट करेंगे, आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड क्या, बैलेंस सेल। अब सेकंड एग्जांपल में आइए, जैसे आर्गन में आइए। तो आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है, 18 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 288 है। तो लास्ट सेल कौन सा है, K है, L है, M है, कौन सा है, M है ना। तो अब जो है आर्गन के लिए आप ये बताएंगे कि लास्ट सेल क्या है, आपका M है। तो क्या डिफिनीशन हो जाएगी, आउटर मोस्ट सेल जो है आपका क्या है, बैलेंस है, आपसे बन जाएगा। अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है आउटर मोस्ट सेल में जितने जो इलेक्ट्रॉन फिल होगा, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वही आपका क्या है, बैलेंस सेल, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखिए अब जैसे हम किसकी बात करते हैं, आपके नियॉन की। तो आपसे किसी ने पूछा कि नियॉन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो आप क्या बताएंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा, लास्ट वाला। तो आप देखिए यहाँ पे नियॉन में 8 है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो गया, 8। तो यदि लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है
तो उसे ऑक्टेट बोलते हैं। यदि लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसे क्या बोलते हैं? डुप्लेट। क्या बोलते हैं? डुप्लेट। तो देखिए नोबल जो आपको गैस यहां पे दिख रहा है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। स्टेबल का मतलब है इनके ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है, मतलब इनका लास्ट सेल क्या है? कंप्लीट है। जितने भी मेटल और नॉन मेटल आपको दिख रहे हैं इनके भी ऑक्टेट जो है कंप्लीट होना चाहिए, मतलब लास्ट सेल जो है इनका कंप्लीट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू नोबल गैस जैसे। तो मेटल क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तब जो है उनको स्टेबल होंगे, और नॉन मेटल क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। एक बार फिर से, बैलेंस सेल का मतलब क्या है? आउटर मोस्ट सेल जो है आपकी क्या है? बैलेंस सेल। बैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन फिल होगा वो आपका क्या है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब जब हम बॉन्ड बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारी दोस्ती किसी से, हमको किसी से दोस्ती करना है, तो हम बॉन्ड बनाएंगे ना, उससे बात करेंगे या कुछ भी समथिंग। तो ऐसे ही मेटल क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, और नॉन मेटल क्या करेंगे? गेन करेंगे। अच्छा, कौन से इलेक्ट्रॉन लूज एंड गेन होंगे? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आप यहां बता सकते हैं कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग। पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग। कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब जैसे एग्जांपल पे हम देखेंगे, मेटल्स में हमने जैसे के राइट किया, ठीक है, नॉन मेटल में हमने Cl राइट किया। तो देखिए फिर से आप देखिए कि मेटल जो है इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो स्टेबल होगा, और नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो स्टेबल होगा। तो अब देखिए ध्यान से, के का एटॉमिक नंबर बताइए कितना है? 19। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 288 कितना? 1 है, ठीक है। Cl का एटॉमिक नंबर कितना है? 17। आप जब इसे राइट करेंगे तो कितना करेंगे? 287, ठीक है। अब देखिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है? यहाँ पे के का 1 है। यहां पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितना है? 7 है। यदि ये 1 लूज कर दे तो देखिए लास्ट क्या बचेगा? 8 बचेगा ना, तो स्टेबल हो गया। ये 1 गेन कर ले तो 7 + 1 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो मतलब मेटल जो है लूज करेंगे, नॉन मेटल उसी को क्या करेंगे? गेन करेंगे। इनके बीच जो बॉन्डिंग होगी उस बॉन्ड का नेम है, जो केमिकल बॉन्ड है उसका नेम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे आप उसे? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का मतलब है कि एक एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, अनदर नॉन मेटल ने उसे गेन किया, तो उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या इसे ही बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसे? आयनिक बॉन्ड। तो आप देखिए ध्यान से, मेटल क्या करेगा? लूज करेगा, नॉन मेटल क्या करेगा? गेन करेगा। नॉन डॉट स्ट्रक्चर एंड लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो देखिए कैसे हम इसको राइट करेंगे या ड्रा करेंगे। इसकी डिफिनीशन क्या है कि जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे अराउंड द एटम बाय डॉट या इलेक्ट्रॉन, मतलब या क्रॉस साइन। देखिए यहां पे राइट है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? बैलेंस इलेक्ट्रॉन अराउंड द एटम बाय डॉट और क्रॉस साइन। तो जैसे मान लीजिए यहां पे हम राइट कर रहे हैं सोडियम, तो ध्यान से देखिएगा सोडियम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? यहां टेबल पे देखिए कितना है? 1 है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो कितना है? 1। अब उस 1 को हम या तो डॉट से डिनोट करें या क्रॉस साइन से डिनोट करें, उसे ही हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम एटम। क्वेश्चन आ गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सोडियम का बनाइए, तो आप क्या करेंगे? जितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है डॉट कर देंगे, ठीक है। अब मान लीजिए क्वेश्चन आ गया ऑक्सीजन के लिए, पूछा कि क्वेश्चन में ये आस्क है कि राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो आप क्या करेंगे? आप देखेंगे एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 28 कितना? आपका 6 है। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। अब इसे आप डिनोट करेंगे, तो चाहे आप डॉट से करिए चाहे किससे करिए? क्रॉस से करिए। तो देखिए हम क्रॉस से कर दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 कितना? 6। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। आपसे बन जाएगा। फिर से देखिए, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन अराउंड द एटम बाय डॉट या क्रॉस साइन इज नोन एज ए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और लुईस डॉट स्ट्रक्चर। आप देखिए जैसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि मेक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर NaCl। आपको किसका बनाना है? NaCl का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है।
तो आप क्या करेंगे, पहले Na राइट करेंगे, इसका लूज डॉट स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो आप क्या करेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, तो कितने हैं इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1, ठीक है। क्लोरीन में आप राइट करेंगे, उसका भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो Cl लिखेंगे। अब इसमें ये पूछेगा कि कितने जो है इसके इलेक्ट्रॉन है, तो लुईस डॉट आप बताएंगे कितना है इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 है ना, तो 7 आप बनाइए, 1 2 3 4 5 6, ये कितना 7। अब देखिए ध्यान से, अभी मैंने बताया कि मेटल जो है इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और नॉन मेटल क्या करेगा, गेन। 8 होने चाहिए लास्ट सेल में, यदि फर्स्ट सेल है तो कितना होना चाहिए, 2, यदि सेकंड सेल है तो 8 होना चाहिए, थर्ड सेल है तो क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अब देखिए यहां पे इसके पास कितना है, 2 8 1 है। देखिए ध्यान से, 2 8 कितना है, 1। यहां पे मैं राइट कर दे रहा हूं, 2 8 कितना है, 1 है, और Cl का कितना है, 2 8 7 है। तो देखिए ध्यान से, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन यदि लूज कर दे ये, तो 8 बचेगा, और ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर दे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेगा, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसे देगा, तो जब ये लूज करेगा तो बेटा ये बनाएगा कैटायन, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने पे क्या बनता है, कैटायन। कितना लूज किया है, 1, उतना ही आप प्लस राइट करेंगे, जितना लूज करेंगे उतना ही प्लस आपको लिखना है। अब Cl में आइए, तो देखिए Cl जो है क्या किया है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, किसका गेन किया है, सोडियम का। तो बेटा जो गेन किया है उसको आप जो है यहां पे राइट करिए, इसके पास पहले से ही 7 थे, ये देखिए टोटल कितने हो गए, 8, कितने हो गए टोटल, 8 हो गए। अब देखिए इसने कितना गेन किया है, 1 गेन किया है ना, उतना ही माइनस, जितना लूज करेगा मेटल उतना प्लस साइन, और जितना गेन करेगा उतना माइनस साइन। तो बेटा यहां Na पॉजिटिव हो जाएगा, Cl क्या, निगेटिव। ये बन गया आपका NaCl का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये करेक्ट है आपका। Na ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो देखिए 1 लूज किया तो 8 हो गया, इसने वही इलेक्ट्रॉन 1 क्या किया, गेन किया, तो ये भी 8 हो जाएगा। 7 था इसका बैलेंस, 1 किया तो 8 हो गया, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, स्टेबल हो गया। तो सोडियम पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और Cl पे आएगा निगेटिव चार्ज। अब देखिए एक और एग्जांपल हम यहाँ पे राइट करते हैं। हमारे पास जैसे क्वेश्चन आ गया कि आप राइट करिए Na2O का बनाइए, किसका बनाना है, Na2O का। तो देखिए हम पहले राइट कर लेते हैं, Na नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 2 ना, तो 2 एटम लिखिए, ठीक है, हमने लिख लिया। अब इसने ये पूरा आपको बताना होगा कि इसका जो है लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कितना होगा, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 ना, 1 रखिए, यहां पे रखिए, ठीक है। ऑक्सीजन लिखिए यहां पे। अब ऑक्सीजन का जो है बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बताइए जल्दी से, 6 है ना, 1 2 3 4 5 6। अब ये बताइए कि ऑक्सीजन का 6 है, तो ऑक्सीजन को कितने कम है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 2 कम है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज किया तो यहां आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज किया तो यहां आ गया, मतलब यहां से 1 इलेक्ट्रॉन, वहां से 1 इलेक्ट्रॉन। तो Na क्या किया है बेटा बताइए, Na क्या किया है, लूज किया है, कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया है, 1 किया है। देखिए ध्यान से, 1 सोडियम 1 किया है, तो बेटा उतना प्लस लगाएंगे, नंबर ऑफ एटम 2 है इसलिए 2 पहले लगाएंगे, ना कि यहां पे +2 लिखेंगे। क्या करेंगे, जितना ये लूज करेगा उतना ही प्लस लगाना है। तो देखिए यहां पे प्लस हो गया, ठीक है, 1 सोडियम 1 लूज किया है, नंबर ऑफ एटम 2 है, तो उसके लिए आप यहां पे 2 राइट करेंगे। अब देखिए ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन ने क्या किया है, गेन किया है, इसके पास पहले से ही 6 थे, ये 6 हो गए इसके। अब इसने क्या किया है, गेन किया है, कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया है, देखिए 1 यहां से 1 यहां से 2। अब आप जो है यहां पे ब्रैकेट लगा दीजिए, अब बताइए कितना गेन किया उतना माइनस लगेगा, 2 किया है ना, तो क्या लगा देंगे, -2 या 2 माइनस, बन गया ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम ऑक्साइड। ये कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है। इलेक्ट्रॉन लूज किया तो कैटायन बनाया, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो क्या बनाया, एनायन। तो देखिए ध्यान से यहां अपोजिट चार्ज हो रहे हैं, एक पॉजिटिव और एक क्या है, निगेटिव है। पॉजिटिव चार्ज किसका है,
मेटल का है, नेगेटिव चार्ज किसका है, नॉन मेटल का है। तो अब देखिए अपोजिट चार्ज है, जब अपोजिट चार्ज है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, मतलब अट्रैक्ट वाली कैपेसिटी ज्यादा होगी। जैसे आप ये समझिए मेल और फीमेल अट्रैक्ट होते हैं, सेम चीजें केमिस्ट्री में भी कैट आयन और एन आयन जो है अपोजिट चार्ज है लेकिन अट्रैक्शन यहाँ पे ज्यादा होगा, जबकि मैथ में दोनों कैंसिल होते हैं। तो केमिस्ट्री इज सेम एज ए क्या, लाइफ। एग्जाम्पल गिवन है कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो देखिए इसका हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे CaCl2 है, तो पहले राइट कर लीजिए Ca को, इधर राइट कर लीजिए Cl को। Cl आप देख लीजिए कितने Cl है, 2 गिवन है, तो जितने नंबर ऑफ एटम है उतने आप राइट कर लीजिए। अब हमें क्या राइट करना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम एटम के लिए। तो आप देखेंगे एटॉमिक नंबर इसका 20 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 2882 है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना होगा, आपका 2 है। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां पे हमने बैलेंस इलेक्ट्रॉन राइट किया 1 2। क्लोरीन में आप कितना राइट करेंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन में बेटा आपको राइट करना है 7। कितने हैं क्लोरीन के, 7 है। तो देखिए 7 राइट करिए, क्रॉस से साइन बनाइए, 1 2 3 4 5 6, ये 7 हो गया। सेम चीजें इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है इतना। अब देखिए कैल्शियम क्या करेगा, मेटल है, देखिए लास्ट में कैल्शियम में देखेंगे 2 है, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, गेन नहीं करेगा, गेन करेगा तो 6 चाहिए, लूज करेगा तो कितना, 2 लूज करेगा। तो मेटल है तो ये लूज करेगा, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन इस Cl को दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इस Cl को दिया। तो जब ऐसे करेगा तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, Ca ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं बताइए, कितना लूज किया है, ध्यान से देखिए 1 Ca एटम था तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। आप ये लन रखिए कि मेटल का जितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उतना लूज करेगा। मेटल यह थी बैलेंस इलेक्ट्रॉन उसका 1 2 3 है तो उतना ही लूज करेगा, यदि बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1 2 3 उतना लूज करेगा। तो देखिए यहां पे 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसने 2 लूज किया, तो यहां कितना पॉजिटिव होगा, 2 पॉजिटिव, ठीक है। अब जो है Cl के लिए राइट करिए, तो Cl यहां बनाइए पहले। अब इसने जो है इलेक्ट्रॉन गेन किया है, 1 Cl ने कितना गेन किया है बताइए, 1 Cl ने कितना गेन किया है, 1 किया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इसके पास पहले से थे, 1 इसने गेन किया, तो जो गेन किया वहां पे आप ऐसे बना दीजिए, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ एटम कितने थे इसके, 2 थे, तो आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, यहां 2 लिख दीजिए। अब जितना इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है उतना ही माइनस लगाइए, तो एक Cl ने कितना किया, 1 किया है, तो बेटा जितना गेन किया उतना माइनस, यहां -1 या माइनस भी रखेंगे तो भी सही है। तो 1 Cl ने 1 किया, नंबर ऑफ एटम 2 है, तो ये नहीं कि आप 2 माइनस लगा दीजिए, ऐसा नहीं करना है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उतना ही माइनस लगाएंगे। तो देखिए 7 पहले से था, 1 गेन किया है तो 1 माइनस हो जाएगा। Ca में कितना, 2 लूज किया है, 1 एटम 2 लूज किया है, तो देखिए यहां पे 2 प्लस लग गया। अब देखिए यहां पे MgO का हम लोग करते हैं, अब तो आपसे बन जाना चाहिए। Mg राइट करिए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो इसका कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 है। फिर देखिए ऑक्सीजन है, यहां पे ऑक्सीजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 होता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, यहां 1 दिया और ये वहां दिया, ठीक है। मैग्नीशियम ने लूज किया तो बेटा Mg के पास कितना चार्ज होगा, कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, +2, यहां लिखिए +2। ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन ने क्या किया है बताइए, ऑक्सीजन ने गेन किया है ना, देखिए इसके पास पहले से 6 था, 1 2 3 4 5 6। अब ऑक्सीजन ने गेन किया है, तो जितना गेन किया है उतना लिखिए यहां पे कि 2 इसने गेन किया है। अब 2 गेन किया है उतना ही चार्ज, तो कितना आ जाएगा, -2। ये बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे Al2O3 गिवन है, तो देखिए एल्युमिनियम राइट करिए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे एल्युमिनियम का तो आपको कितना दिखेगा, 283, मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। ऑक्सीजन के देखेंगे नंबर ऑफ एटम कितने हैं, तो बेटा ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम देखिए 3 है, तो 3 बना लीजिए।
अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन राइट करिए ऑक्सीजन का, तो देखेंगे तो 6 है, तो 6 भी आप यहां पे राइट करिए। सबके पास 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे और 2 की रिक्वायर्ड होगी। देखिए हमने राइट कर लिया कि ऑक्सीजन के जो है बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 6 थे, हमने राइट कर लिया। ठीक है, नंबर ऑफ एटम आप देखेंगे तो एल्युमिनियम के बेटा 2 हैं। कितने नंबर ऑफ एटम है? 2। तो इसका भी राइट कर लीजिए कि इसके पास भी 3 है। ठीक है, आप देखिए हम क्या करेंगे। हमारे पास नंबर ऑफ एटम एल्युमिनियम के 2 हैं, ऑक्सीजन के 3 हैं। हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लिया। हम ये जानते हैं कि मेटल जो है इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इसे 2 चाहिए ना। तो देखिए ये 2 यहां से मिला। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट रो, इसको भी 2 चाहिए, तो 1 यहां बचा था, ये दिया। ये एल्युमिनियम क्या करेगा, यहां से 1 दे देगा, इसके पास 2 बचे, ये इसको दिया। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए इस एल्युमिनियम ने कितना लूज किया है ये बताइए। देखिए पहले एल्युमिनियम लिखिए, 1 एटम जितना लूज करेगा उतना चार्ज लिखना है। 3 किया है ना, तो उतना ही आप लिखिए, कितना, +3। ठीक है, अब यहां बना लीजिए क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहां लिखिए पहले, और इस पे जो है 6 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, 1 2 3 4 5 6। कितना लिया है इसने, कितना लिया है, 2 ना। तो जितना बेटा लिया है उतना ही आप रखिए, तो 8 हो जाएगा। अब नंबर ऑफ एटम देखिए कितना है, 3 है, तो यहां पे 3 लिख दीजिए। कुछ बुक में यहां 3 आगे भी लिखा होता है, वो भी करेक्ट है। अब देखिए 1 ऑक्सीजन ने कितना गेन किया है, 2 गेन किया है, तो उतना माइनस लगाएंगे। ये नहीं कि आप 3 लिख देंगे, ऐसा नहीं है। नंबर ऑफ एटम जितने हैं उतना लिखना है, लेकिन चार्ज अलग है। चार्ज का मतलब है जितना लूज करेगा। अब यहां देखेंगे एल्युमिनियम के नंबर ऑफ एटम कितने थे, 2 थे, तो 2Al + 3 कहां से आया, इलेक्ट्रॉन लूज करने। 1 एटम जितना लूज किया उतना प्लस होगा, 1 एटम जितना गेन किया उतना माइनस वाला चार्ज होगा। तो ऑक्सीजन देख रहे हैं यहां पे कितना है, ऑक्सीजन ने 2 गेन किया है, तो 2 माइनस लिखे। ये 3 कहां से आया, तो नंबर ऑफ एटम ये 3 है। एल्युमिनियम के लिए 2 कहां से आया, तो ये नंबर ऑफ एटम है। तो कंक्लूजन ये है कि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। दोनों के बीच अपोजिट चार्ज होगा, अपोजिट चार्ज होगा तो वहां पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या केमिकल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है।